ज़्यादातर मैं कहूँ लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं. People may have a lot of success, they may have lot of achievements to their name, but that automatically does not mean that you are going to be happy. You know, success and achievement equals happiness. That's not true. कोई ध्यान ही नहीं देता कि हमारे इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, हमारा एप्टीट्यूड किन चीज़ों में है. पढ़ाई कर ली, जॉब ले लिया, आपने सारे सोशल माइलस्टोन्स तो अचीव कर लिए, पर आपका दिल तो नहीं था उसमें. अब वही फिर दिल क्योंकि फुलफिलमेंट मांग रहा है, अल्टीमेटली वो फिर वॉइड की तरह आपके लाइफ में बार बार आता रहता है कि लोग समथिंग इज एम्प्टी, समथिंग इज नॉट राइट, पे अटेंशन. एंड मेनी टाइम्स लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है और वो अचीव तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बट वो खुद से ही डिस्कनेक्ट हो. हमारी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को यही बीमारी लगी हुई है. वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, वो मुझे जज करेंगे, तो नहीं मैं नहीं करता. रहो अनसेटिस्फाइड, रहो फिर अनहैप्पी, पे दिस कॉस्ट. सो दैट्स वन. एंड सेकंड इज आवर ओन इंटरनल वॉइस व्हिच इज टू बिजी क्रिटिसाइजिंग अस एंड कंपेयरिंग अस टू अदर्स एंड सेइंग कि देखो बट मे बी यू आर नॉट गुड इनफ, यू नो, तुम्हारे बस का नहीं है ये. सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ एन इंटरनल डायलॉग हैपनिंग विद इन यू, आप बड़े चांसेस लाइफ में कैसे लोगे. ये जो किताब है, ये मेरी सारी किताबें मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बट ये थोड़ी ज्यादा स्पेशल है इसलिए क्योंकि दिस कैप्चर्स द एसेंस ऑफ व्हाट एवरी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स विद. हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये जरूर क्वेश्चन उठाया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा वजूद क्या है. अगर आज आपसे आपके अचीवमेंट्स, आपकी ट्रॉफीज, आपका जॉब टाइटल, आपका रिलेशनशिप स्टेटस सब कुछ हटा दें तो आप क्या है, तो मैं क्या हूँ. हम जितना जल्दी ये समझ लें उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने आप को और अपने रिलेशनशिप्स को भी कंडक्ट कर पाएंगे. Hi everyone, welcome to Talking Through. My name is Rahul, and today we have a very exciting guest with us. She is a counseling psychologist, author, and life coach. So, without any further ado, let me introduce you all with our today's guest, Damini. Thank you for having me. All thanks to you, Damini, for taking time out for this particular podcast. And to start our today's discussion formally, I request if you can share some more details about your professional experience, then we can move ahead. Sure. So, to make things simple, I'm a mental health practitioner in the broad category. I'm a counseling psychologist, life coach, and author of four books now. Wow. And I'm also the founder of I Empowered Center for Counseling and Wellbeing, जहाँ पर मैं और मेरी एक बहुत ही डेडिकेटेड एंड वेरी एक्सपर्ट लोगों की एक छोटी सी टीम है जहाँ पर हम लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू ऑफ कोर्स थेरेपी, लाइफ कोचिंग एंड साइकेट्रिक कंसल्ट्स एज वेल. राइट राइट. एंड अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और आपके इंटरेस्ट इस फील्ड के बारे में पूछना मैं अगर चाहूँ कि क्या बैकग्राउंड है और आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया. मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है और मैंने अपनी बुक्स में लिखा भी है कि द प्रोफेशन हैज़ चोज़न मी, द फील्ड हैज़ चोज़न मी. मैंने तो भागने की बहुत कोशिश करी थी बट लाइफ की जर्नी ऐसी रही एंड फिर एक पॉइंट पे मेरा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि आई एम मेंट टू डू दिस ओनली. मेरा टसल था बिटवीन मीडिया एंड गेटिंग इनटू साइकोलॉजी. आई वाज एंड आई स्टिल एम गुड एट बोथ एंड मैं बाय नेचर मैं कोई एक चीज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे मल्टीपल चीज़ें करने का बहुत शौक़ है. तो उसमें कॉलेज वगैरह में ये मुझे स्ट्रगल ज़रूर आया कि अब मैं क्या रास्ता चूज़ करूँ. और मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट मीडिया की तरफ था, लेकिन जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई एंड इवन मीडिया की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी समथिंग इन मी टोल्ड मी दैट यू विल नॉट बी हैप्पी डूइंग दिस, मतलब बहुत लंबा आप नहीं कर पाओगे इसको. सो देन आई ड्रॉप द आइडिया एंड आई डिड कंटिन्यू माई एजुकेशन. काफ़ी स्ट्रगल था उसमें भी एंड जब तक मैं पढ़ रही थी आई डिडंट एन्जॉय इट. आई वाज लाइक ये क्या है और मैं क्या ही करूँगी इसका. लेकिन लाइक आई सेड, नो, देयर वाज ऑलवेज दिस वॉइस इन मी दैट सेड कि यही करना तो यही है, अब तुम कैसे भी इसको करो. मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना था, ये भी मुझे स्कूल से क्लैरिटी थी, वो अपना क्या होगा पता नहीं. एंड फाइनली जब पढ़ाई ख़त्म हुई एंड आई स्टेप्ड इनटू द फील्ड एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, मुझे तब समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों मेरे लिए ये इतना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर फुलफिलिंग बनता चला गया. आई डू हैव मोमेंट्स जहाँ पे मुझे लगता है कि यार कुछ और करना चाहिए, ये करना चाहिए, एंड आई मेक श्योर कि मैं अपने इंटरेस्ट को केटर कर रही हूँ, लेकिन घर यही है. ग्रेट ग्रेट, रियली इंस्पायरिंग जर्नी.
एंड दामिनी, मेरा पहला जो क्वेश्चन आपसे ये है कि ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस आपने काफ़ी सारे लोगों को काउंसिल किया होगा। जी। उसमें से बहुत सारे प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे मकाम पर होंगे, काफ़ी सारे उनके पास अचीवमेंट्स होंगे, लेकिन उसके बाद भी जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है, देयर इज़ अ वॉइड विद इन। उन लोगों को आप कैसे काउंसल करते हैं एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? ज़्यादातर मैं कहूँ लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। पीपल मे हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस, दे मे हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट्स टू देयर नेम, बट दैट ऑटोमैटिकली डज़ नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। यू नो, सक्सेस एंड अचीवमेंट इक्वल्स हैप्पीनेस, दैट्स नॉट ट्रू। सो एस जितने भी लोग आते हैं, अब रीज़न्स चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन ये एक डीप वॉइड बहुत सारे लोग कैरी कर रहे हैं। रीज़न्स बहुत सारे हैं उसके। सबसे बड़ा रीज़न मैं बोलूँगी कि कंडीशनिंग है। क्योंकि जैसे अभी हम भी बात कर रहे थे कि कैसे घरों में सिर्फ़ एक ही तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है कि पढ़ो और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, फिर तुम्हारे पास ये जॉब होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, by this age you should get married, and all of that. And no matter how modern we become, how contemporary we become, these conversations still exist. And these conversations impact a person's development majorly. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए कोई गोल्स मत सेट करो, या आप पढ़ाई मत करो, या आप जॉब पे ध्यान मत दो, नहीं। बट इट्स अ वेरी वन साइडेड कॉन्वर्सेशन दैट एवरीवन हैज़, क्योंकि इसमें जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। कोई ध्यान ही नहीं देता कि हमारे इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, हमारा एप्टीट्यूड किन चीज़ों में है। जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये बहुत स्ट्रगल रही कि मैं पढ़ाई में टिल आई केम टू 11th एंड 12th मैं अच्छी नहीं थी। मुझे साइंस और मैथ्स नहीं समझ में आता था। लेकिन बिना उसके अब आप गुड स्टूडेंट कैसे बनोगे? मेरे और बहुत इंटरेस्ट थे। आई वाज़ गुड एट पेंटिंग, थिएटर, डांसिंग, ऑल ऑफ दैट। बट वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं थे ना। करियर थोड़ी ना बनता है उन सब चीज़ों में। माना कि और एंड एक्चुअली ये ट्रू भी नहीं है कि करियर नहीं बनता है, बट पर्सनैलिटी तो पढ़ाई की वजह से डेवलप नहीं हुई। तो ये एक राइट। होलिस्टिक व्यू जो है डेवलपमेंट में, ये तो मोस्ट घरों में है ही नहीं, हम्म। क्योंकि ये नहीं है। हम भी जब बड़े हो रहे होते हैं, हम अपने आप को सिर्फ एक ही दायरे में देखते हैं, या एक ही मोल्ड है उसमें हम लग जाते हैं अपने आप को फिट करने में। भाई अगर मुझे साइंस और मैथ्स नहीं समझ में आ रही, तो क्या हो गया? अगर मेरा यहाँ करियर नहीं बनेगा तो शायद मैं कुछ और कर सकती हूँ। करेक्ट। बट क्या मुझे अलाउड है ये एक्सप्लोर करना? नहीं। मुझे तो मार पीट के कैसे भी करके उसी में फिट होना ही पड़ेगा, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स अ ह्यूज डिस्कनेक्ट इन पीपल। तो बहुत बारी अब वो पढ़ाई कर ली, जॉब ले लिया, आपने सारे सोशल माइलस्टोन्स तो अचीव कर लिए, पर आपका दिल तो नहीं था उसमें। अब वही फिर दिल क्योंकि फुलफिलमेंट मांग रहा है, अल्टीमेटली वो फिर वॉइड की तरह आपके लाइफ राइट। में बार बार आता रहता है कि लोग समथिंग इज़ एम्प्टी, समथिंग इज़ नॉट राइट, पे अटेंशन। एंड मैनी टाइम्स लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है और वो अचीव तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बट वो खुद से ही डिस्कनेक्ट होते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कहाँ हमें खुशी मिल रही है, कहाँ अब तो जो हो गया, अब कर लेते हैं, दुनिया के लिए ही करना है सब। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल कैरी दिस माइंडसेट, एंड दैट इज़ वॉट कीप्स देम कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड। अलाइनमेंट नहीं है चीज़ों में। And how difficult, as a counseling psychologist, for you to take out people from that sort of feeling? आपके लिए क्या कितना चैलेंजिंग होता है डे टू डे? आई वुडेंट से कि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि पहली बात तो कोई भी किसी को उनकी मर्ज़ी के बिना चेंज करा ही नहीं सकता, राइट? सो वेदर यू आर अनहैप्पी, यू आर स्ट्रगलिंग, you are stuck, whatever, if you are not willing to take any steps, if you don't want to come out of your suffering or your stuckness, the world's best experts cannot help you, Right. right? So when people come to therapy, or and I've had the privilege of working with some amazing souls who, despite their struggle, despite their stuckness, they want to move to a different side. They have this vision for a better life, and I think वो एक vision रखना, होगा या नहीं होगा बात की बात है, आप अपने एफर्ट पे तो जाओ। तो जब लोग उस माइंडसेट से आते हैं ना कि नहीं, मुझे कुछ तो थोड़ा बेटर करना है एंड आई नीड योर सपोर्ट, दैट becomes a collaborative approach, and that is what therapy or life coaching, कोई भी आप modality उठाओ, it is a collaborative approach। तो जब वो आ जाती है तो दोनों साइड से काम करना आसान हो जाता है। अगर वो मिसिंग होगी कि हम आ गए, हमें किसी ने भेज दिया,
हमें पता नहीं है हम क्यों आए हैं, क्या आप ही बता दो क्या करना है, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क. एंड यस, देयर आर पीपल हु कम विद दैट माइंडसेट ऑल्सो. तो फिर हम हेल्प भी करते हैं उनको चेंज करने में कि इट्स कोलैबोरेटिव. पहुंच जाते हैं तो ग्रेट, नहीं पहुंच जाते हैं तो फिर वो प्रोसेस में टिकते भी नहीं हैं. Right. So for success, like collaboration, acceptance of current situation, and submission is very important, right? If someone is coming to you, उसको ये भरोसा होना चाहिए I am in safe hand, I am in safe space. अगर आपकी एडवाइस वो फॉलो करते हैं तो देयर विल बी डेफिनेटली अ चेंज इन देयर लाइफ. Absolutely, and I think more than advice, again, this is something which एक misconception सा बना हुआ है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो तो आपको सिर्फ एडवाइस कर देते हैं और आप बेसिकली उनकी एडवाइस फॉलो करोगे तो जो आपको चाहिए वो होता चला जाएगा. एंड इट डजंट वर्क लाइक दैट. सी, वी एज द ह्यूमन रेस वी लव क्विक फिक्सेस. वी डोंट वांट टू वर्क हार्ड फॉर एनीथिंग. वी जस्ट वांट कि हमें कोई आप नुस्खा दे दो, कोई एक ऐसी मैजिक ट्रिक दे दो जिससे कि मेरी सारी सफरिंग अभी के अभी चली जाए, मेहनत मत करवाओ मुझसे, राइट? उस माइंडसेट के साथ तो वैसे भी कुछ होता नहीं है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थेरेपी और हीलिंग फॉर दैट मैटर, you have to be involved in your own process. You have to be there, you have to be patient, you have to put in that work. And उसमें आपको as such advice नहीं मिलेगी, because किसी भी therapist या healer का काम आपके साथ चलना है, आपको हाथ पकड़ के ले जाना नहीं है. यू डिफाइन आप कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है? हम बिल्कुल आपके गोल्स में जहाँ पर भी थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कुछ अनरियलिस्टिक लग रहा है, एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई, वी हेल्प यू टू मॉडिफाई दैट, यू नो. बट एट द एंड ऑफ इट आपकी जर्नी है, आपका गोल है. हमारा काम रास्ते पर आपके साथ टूल्स और टेक्निक्स शेयर करना है, आपको ये दिखाने में मदद करना है कि देखो कहाँ पे आप फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है. दैट्स वाई सेड इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. इट्स अ मिसकंसेप्शन कि वो आपको सिर्फ एडवाइस मिलेगी. हाँ, काउंसलिंग एज अ टर्म मीन्स एडवाइस गिविंग, तो ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑफकोर्स जहाँ पे डायरेक्ट एडवाइस देना है वो हम करेंगे. बट इज़ दैट वॉट द होल प्रोसेस इज़ अबाउट कि तुम ये कर लो और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी? एब्सोल्युटली नो. तुम बताओगे तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास टूल्स टेक्निक्स वो एक्सपर्टीज है टू हेल्प यू टू गेट देयर, एंड वी वर्क कोलैबोरेटिवली टू हेल्प यू रीच देयर. अंडरस्टूड. इस टॉपिक को थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपसे समझना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, आप कोई इंडिविजुअल है और ही इज़ फीलिंग ही हैज़ नॉट अचीव्ड इनफ. उसने अभी अपनी लाइफ में सक्सेस को डिफाइन नहीं किया है. फॉर यू मे बी एज अ काउंसलर आपको लग रहा है कि उसके पास तो सब कुछ है, बट दैट पर्सन इज़ नॉट फीलिंग दैट वे. ऐसे इंडिविजुअल के साथ डील करना, उसको काउंसल करना, क्या आपका अप्रोच होता है, क्या फ्रेमवर्क होता है? पहली बात तो ये रोज़ का काम है. आई एम श्योर होगा. क्योंकि अगेन नो बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं टू ह्यूमन थॉट एंड ह्यूमन बिहेवियर. फर्स्टली मेरा सवाल यही रहता है कि अच्छा, what does success even mean to you? Because a lot of people don't even have an understanding of what success is. Yes. Money does not mean success. Fame does not mean success, right? And it may not mean that way for you. अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, मेरा सक्सेस का डेफिनेशन तो ग्रोथ है, सेटिस्फैक्शन है. मनी, फेम, ये सब चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट आएंगी अगर आप अपना काम अच्छा करोगे. काम अच्छा नहीं है, वो आपको फेम भी मिल गई, पॉइंट क्या रहा उसका? ऐसा मैं सोचती हूँ, राइट? सो पॉइंट इज कि आपकी डेफिनेशन क्या है. एंड एक्चुअली में देखा जाए तो आई गो बैक टू कि मनी, फेम, ट्रॉफीज, अवार्ड्स, दे आर नॉट सक्सेस. सक्सेस इज एक्चुअली अलाइनमेंट, कि आप जो भी कर रहे हो, are you aligned with it? Are you able to contribute meaningfully to whatever it is that you are doing? Can you make a difference in जो भी आप फील्ड में हो? क्या आप उसमें बेहतरीन तरीके से कुछ कर सकते हो? ये सब चीज़ें तो फिर आएंगी ही ना भाई. देखिए, अगर कोई एक शेफ़ है, वो बहुत फेमस शेफ़ है, खाना नहीं अच्छा बना रहे, कब तक चलेगा? नहीं चल पाएगा. वो जब तक खाना अच्छा बनाते जाएंगे, दिल से खाना अच्छा बनाते जाएंगे, उनकी ट्रेजेक्टरी तो ऊपर ही जाएगी ना. एंड एज आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम रिमाइंडेड ऑफ रणवीर ब्रार, राइट? आज वो मूवीज भी कर रहे हैं. कैसे? वो तो शेफ बनने चले थे, आज वो मूवी कैसे कर रहे हैं?
क्योंकि करते करते उन्होंने अपने आप को इतना होन कर लिया कि आज अपॉर्चुनिटीज उनके पास आ रही हैं, मे बी ही नेवर थॉट अबाउट इट. So just a perfect example. So it's very important for you to go back and understand, ask yourself what is success. अगर इन सब चीज़ों से भी आप खुश नहीं हो, इसका मतलब है कि शायद आपकी डेफिनेशन ये नहीं है, राइट? सो डिफाइनिंग दैट, देन इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपनी डेफिनेशन पे एक्ट करने से क्या रोक रहा है. कि मान लीजिए बहुत सारे लोग जो एक्चुअली वेल पेइंग जॉब्स में होते हैं, दे यू नो हैव गुड टाइटल्स टू देयर नेम एंड दे हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम. ऐसा भी होता है ना, सडनली दे लीव एवरीथिंग एंड वो बिल्कुल ही ऑपोजिट कहीं चले जाएंगे, राइट? किसी ने फार्म खोल लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो ऑर्गेनिक फूड बनाने लग गए, जो भी करने लग गए. ऐसे शिफ्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि सडनली यू रियलाइज कि मेरे दिल से कुछ और आवाज़ आ रही है, मुझे खुशी यहाँ से मिल रही है, तो अब मैं ये करूँगा. जब आप अच्छे से करने लगोगे और आपकी डेफिनेशन इन प्लेस है, तो आप आगे ही जाओगे ना. सो देन इट्स अबाउट कि मुझे ये करने से रोक क्या रहा था. लार्जली देयर आर टू वॉइसेस जो लोगों को अपने डेफिनेशंस ऑफ थिंग्स एंड लाइफ वैल्यूज इनसे कनेक्ट करने में रोकती है. वन इज अ सोसाइटल वॉइस. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, यार तुम कंपनी के सीईओ हो और तुम्हें अब फार्म खोलना है, तुमको सब्जी उगानी है, लाइक इट डजंट इवन मेक सेंस. सो लोग क्या बोलेंगे, इस रोग से तो बहुत सारे लोग ग्रस्त है ना, हमारी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को यही बीमारी लगी हुई है. वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, वो मुझे जज करेंगे, तो नहीं मैं नहीं करती. फिर आप रहो अनसेटिस्फाइड, रहो फिर अनहैप्पी, पे दिस कॉस्ट. सो दैट्स वन. एंड सेकेंड इज our own internal voice, which is too busy criticizing us and comparing us to others and saying कि देखो but maybe you're not good enough, तुम्हारे बस का नहीं है ये. So when you have this kind of an internal dialogue happening within you, आप बड़े chances life में कैसे लोगे, आप पिवट कैसे करोगे, आप तो फिर सेफ्टी ही चेज करते रह जाओगे, which is what most of us are actually doing. So a lot of people who need help, who come for help, even those who don't take any help, it does not mean that they are leading happy fulfilling lives. It just could mean that they are afraid of taking that step or of actually putting themselves out and saying कि okay maybe I need help. तो बहुत लोग तो strength दिखाने के चक्कर में भी बताते नहीं है कि क्या चल रहा है, और हमें दूसरी साइड कभी पता ही नहीं लगती है. नामनी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक अभी जस्ट मेंशन किया, सीकिंग हेल्प, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपसे और समझना चाहूँगा, क्योंकि आज करंट जो सिनेरियो है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, चाहे वो स्कूल डेज में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, एवरीवेयर देयर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. स्कूल डेज में तो ऑफ कोर्स होता ही है, उसके बाद जब आप कॉलेज के बाद एक किसी भी कॉरपोरेट में जाते हैं, वहाँ पर भी नया इन्वायरमेंट है आपके लिए. एंड देर आर सो मैनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स वहाँ. कभी कंपटीशन की फीलिंग आती है, कभी एनजाइटी होती है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी आपको किसी पे गुस्सा आता है. लेकिन ये सारी फीलिंग्स को आपको मैनेज करना होता है. लेकिन एट टाइम्स लोगों को फील होता है दिस इज इट, and that point of time they look for someone, they look for some help, and everyone is not like fortunate enough to get some like professional advice from a people like you. So दो एस्पेक्ट मैं आपसे समझना चाहूँगा. जो लोग अगर एक प्रोफेशनल हेल्प ले पा रहे हैं, उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए एक काउंसलर के पास जाने के लिए इन टर्म्स ऑफ ओपननेस. और दूसरा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, उन लोगों को इस पॉडकास्ट के मीडियम से अगर आप एक कुछ सटल मैसेज देना चाहें, जस्ट टू मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल इन देयर ओन सिचुएशन. Okay, so there are two parts Yes. to this. One is मान लीजिए कोई अगर किसी थेरेपिस्ट के पास में जाना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट अपनी वेलबींग के बारे में होना चाहिए, that this is where I am struggling, and yes, there are a lot of things about my own thought process, my own emotional reactions, behaviors, including how my body is functioning, जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं. Like I am struggling with my sleep, for example. 1 महीना हो गया और मुझे नींद नहीं आ रही है. I have tried everything and it's still not working. Which means logically you can see कि कुछ गड़बड़ तो हो रही है, but you don't have that depth of an understanding of your own body. Like you don't understand your body's physiology to be able to crack कि ये कर लूँगा या कर लूँगी तो अब मैं सो पाऊँगा या सो पाऊँगी.
राइट? तो यहाँ पर तो आपको किसी से हेल्प लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी ये भी होता है कि हाँ, हमें पता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, या यही एक सिचुएशन है, इसमें इसके बारे में सोचते ही मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। पता तो लग गया, बट आपके वेज तो काम नहीं कर रहे, विच मीन्स कि अपने से बाहर निकल के मुझे किसी एक्सपर्ट के पास तो जाना पड़ेगा ना, जिसने इस सब की पढ़ाई कर रखी है, जिसके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग है टू सपोर्ट यू इन ऑल ऑफ दिस, राइट? सेल्फ एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि एब्सोल्युटली, नाउ दिस इज अ टाइम। एब्सोल्युटली। सो लाइक अपनी वेलबींग पे आप थोड़ा सा तो इंटरेस्ट रखोगे ना, थोड़ा नहीं बहुत इंटरेस्ट रखना चाहिए, ठीक है, कि हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा है एंड आई नीड सम एक्सपर्ट हेल्प। इसमें बहुत सारे लोग जो अटक जाते हैं वो ये है कि बट इसका मतलब क्या मैं वीक हूँ? इफ आई एम गोइंग टू अ थेरेपिस्ट इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, राइट? आई एम वीक, आई एम इनकेपेबल, आई एम मैड, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि अगेन हम दैट सोशल फैक्टर यू हैव मेंशनड, एग्जैक्टली लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, अरे ये थेरेपी जा रही है, ये थेरेपी जा रहा है, कुछ तो इसके साथ बहुत मेजर हुआ होगा, तो हम नहीं करेंगे। इसकी वजह से अगर आपके पास एक्सेस है भी, रिसोर्सेज है भी, तो आप नहीं जाओगे। और मैं हमेशा जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि टू बी एबल टू गो टू अ थेरेपिस्ट, अ लाइफ कोच, any healer, you know, to be able to have access to healing is a privilege. नॉट, और मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली एक अलग लेवल का एक माइंडसेट चाहिए होता है और लाइफ का विजन चाहिए होता है जो आपको पुश करेगा कि आप ये सपोर्ट लो। सपोर्ट होते हुए भी तो लोग नहीं ले पाते हैं ना, तो अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से कहीं ऊपर ही जाओगे। तो इसे इस तरीके से देखने की बहुत ज़रूरत है। मॉनेटरी एस्पेक्ट में भी मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स इट्स अ प्रिविलेज यार, बहुत लोग चाहते हुए भी नहीं अफोर्ड कर पाते, एंड वो दिल से चाह रहे हैं, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज हैं वर्सेस नहीं है, अगर हम कंपेयर करें, दोज हु डोंट हैव रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ टाइम्स उनकी मंशा बहुत स्ट्रांग होती है। अगर उनको मिल भी जाए ना एक्सेस, तो उसमें वो काफ़ी मतलब अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं ये, लेकिन ये दूसरी साइड पर कई बार नहीं हो पाता है। सो इसीलिए वो माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। देन ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक फॉर द राइट प्रोफेशनल। टुडे वी आर लिविंग इन गुड टाइम्स वेयर देर आर ओपन कॉन्वर्सेशंस ऑन मेंटल हेल्थ। 10 साल पहले कुछ नहीं था। 10 साल पहले अगर कोई फ्री थेरेपी सेशन भी ऑफर करता ना, कोई नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता, कि जाने नहीं है थेरेपिस्ट के पास। और ये मैं मेरे खुद के साथ में हुआ है कि मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, आई वुड ऑफर फ्री सेशंस या इवन 50% लेस पे, कोई आने को ही तैयार नहीं है। यहाँ तक ऐसा होता था कि लोगों ने अगर मान लीजिए 100 रुपये 500 रुपये कुछ दिए हैं, वो दे देंगे, उसके बाद भी नहीं आएंगे सेशन के लिए। क्यों यार, क्या करना है थेरेपी? आज हम उस टाइम एंड एज में नहीं है। सो देर आर ओपन कॉन्वर्सेशंस, देर आर फार मोर चैनल्स, एवेन्यूज, सेल्फ हेल्प कैटेगरी इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है, राइट? दिस इज वेयर आई नाउ लिंक योर सेकेंड क्वेश्चन, कि अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, टाइम की कमी हो सकती है, आपको प्रोफेशनल समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी और रिसोर्सेज हैं, तो आप कम से कम वहाँ से तो शुरू कीजिए। इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को सुनना शुरू कीजिए, फॉलो करना शुरू कीजिए, किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देयर आर पॉडकास्ट एंड यू नो यू हैव ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट, यू हैव वर्क बुक्स नाउ अवेलेबल, पीपल आर ऑफरिंग वर्कशॉप्स एंड सेशंस। So start with those and build your way up, and in the process continue looking for a professional that you think can fulfill all your requirements, because there are so many brilliant professionals now out there जो खुलकर बात कर पा रहे हैं, तो विजिबिलिटी में आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो आपको अपना मैच मिलेगा ही। जब तक नहीं मिला, आपके पास ये रिसोर्सेज हैं। लाइफ में शिफ्ट रिसोर्सेज के थ्रू नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन से आता है। क्योंकि मेरे पास 50 किताबें हैं, मैंने पढ़ भी ली, लेकिन वो समझ तो कुछ आया ही नहीं। यार ये क्या बोल रहे हैं, मेरे सर के ऊपर से चला गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, बुक में लिखा था कि ये आपको 21 डेज के लिए ये करना चाहिए, मैं करके देखती हूँ, यार कोई असर तो आया ही नहीं। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस इंटेंशन से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन इन प्लेस नहीं है। सो दैट इज व्हाट मेक्स द होल डिफरेंस। रिसोर्सेज हो ना हो मैटर नहीं करता। And during your practice, I'm sure you must have come across many individuals who were normalizing their sufferings from a long period of time. और ऐसी सिचुएशन में शायद वो आपके सामने आते होंगे फॉर एनी एक्सपर्ट एडवाइस, जब कहते हैं ना पानी सिर के ऊपर है,
वो सिचुएशन आपके लिए कैसे, मतलब कितनी डिफिकल्ट टू मैनेज होती है, एंड ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जनरली आपका पहला अप्रोच क्या होता है, आप कैसे डील करते हैं उनके साथ? देखिए, ज़्यादातर लोग तो तभी आते हैं जब पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है। रियली? क्योंकि लाइक यू वेरी करेक्टली सेड कि सफरिंग इज़ सो नॉर्मलाइज़ ना, तो हम लोग को लगता है कि सफ़र करना हमारे लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, सभी घरों में होता है, सबके साथ ऐसा होता है, तो व्हाट इज़ द बिग डील? हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सफरिंग इज़ आई वुड से इट्स लाइफ्स रियलिटी, बट इट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट रियलिटी। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि लाइफ में कष्ट तो रहेगा, पेन तो रहेगा, बट वेदर यू वांट टू कंटिन्यू लिविंग विद द पेन एंड टर्न इट इनटू अ सफरिंग, दैट इज अप टू यू। फिर पेट दर्द आपको भी होगा, मुझे भी होगा, राइट? हमारी अप्रोच डिफाइन करेगी कि मेरा पेट दर्द अगले 1 महीने तक चलता रहेगा वर्सेस कि आपने उसका इलाज करा लिया, विद इन 2 and 3 days यू आर फाइन। तो ये तो नॉर्मली है ना, सभी को कोई ना कोई दुख या तकलीफ होती है। अप्रोच पे डिपेंड करता है कि क्या लंबा खिंचेगा वर्सेस क्या किसी रेजोल्यूशन पे पहुंचेगा। तो जब अ, इस तरीके से होता है कि लोग काफ़ी सफ़र करके फिर हेल्प लेने के लिए आते हैं, I wouldn't call it challenging at all. It is distressful for them to be in that situation, yes. But patience agar hai, if the intention is for them, if the intention is right, and if there is a perfect fit, a good fit between the practitioner, and here I am using the word practitioner in general. You could go to a therapist, you could go to a life coach, you could even work with, let's say, a Reiki healer. सारी मोडालिटीज बिल्कुल अलग है, सबका पर्पस अलग है, बट मैं सिर्फ कंसेप्चुअली एक बात बोल रही हूँ कि अगर आपका इंटेंशन इन प्लेस है और आपको कोई सही राह दिखाने वाला मिल गया, तो आप उस चीज से बाहर ही निकलोगे। नंबर वन। नंबर टू, अगर हम स्पेसिफिकली थेरेपी की बात करते हैं, थेरेपी इज नॉट अ क्विक फिक्स। You will there is one no miracle that is going to happen at all ever, and healing में miracle तो होता ही नहीं है, राइट? तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने ऊपर समय लगाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल वर्क दैट यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ। सो अगर आप वो टाइम देने के लिए तैयार हैं, तो आपको कुछ टाइम में चेंजेस बिल्कुल दिखना शुरू होंगे, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यू कांट हैव क्विक फिक्सेस इन हीलिंग एट ऑल। राइट, राइट। और एक और जो टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डिस्कशन के लिए, एंड देयर इज so much of buzz in and around last 5-10 years, and people are really open, is about mental health, mental well-being, self-love. So as a professional, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि किसी लेमैन को अगर बताना है बाय डेफिनेशन ये चीज़ें क्या होती हैं? श्योर। सो पहली बात, बहुत अच्छी बात है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं थी, एक्सेस नहीं था। लेकिन अब एक चीज़ और हो गई है कि खिचड़ी बन गई है, बिकॉज देर इज जस्ट टू मच इंफॉर्मेशन विद नो इंटीग्रेशन, इन द सेंस दैट वी आर कंज्यूमिंग सो मच इवन अबाउट मेंटल हेल्थ, राइट? तो हमारी अवेयरनेस तो बढ़ती जा रही है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमें कहाँ पे किस चीज़ पे ठहरना है, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, कहाँ क्या चेंजेस लेके आने एप्लीकेशन हैं। नहीं पता लाइफ में आपको किस पॉइंट पे कौन सा कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क अप्लाई करना है। एग्जैक्टली, ये किसी को पता नहीं है। ऊपर से बहुत इम्पेशंस हो गई है कि अगर कोई फ्रेमवर्क बताना भी चाहे, नहीं पर हमें जल्दी बता दो क्विक अपना। फिक्स। हाँ, हमारे जो लाइफ के अगले 10 साल हैं वो अब हमें 10 दिन में सॉर्ट करके दे दो, या हम पिछले 20 साल से जो ट्रॉमा लेकर घूम रहे हैं उसको प्लीज आप 20 सेशन में आप ओके कर दो। तो एक ये माइंडसेट भी और हो गया कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, when it comes to mental health is a broad category, right? Physical health तो हम सब समझते हैं कि हमारी जो physical body है, हमारे internal organs और हमारे outer limbs, वो सब सही रहे, functional रहे, हम रोजमर्रा के अपने काम कर पाए। इसमें मेंटल हेल्थ हमें लगता है कि अलग है, पर मेंटल हेल्थ तो अलग है ही नहीं। मेंटल हेल्थ इज द अम्ब्रेला टर्म विच एक्चुअली मीन्स कि अगर आप मानसिक रूप पे, यानी कि अपने सोच के लेवल पे, अपने इमोशनल रिएक्शंस रिस्पॉन्सेज के लेवल पे, आप डे टू डे में जैसे बिहेव कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें जब आपकी अलाइंड होगी, सिंक में चलेंगी, तो ये आपकी फिजिकल बॉडी को भी इन्हांस करेंगी, क्योंकि फिजिकल बॉडी आपके माइंड से अलग नहीं है। तो मेंटल हेल्थ में हम ये कह रहे हैं, इट्स द ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट जो आपको सही रख रहा है हर लेवल से। आपकी लाइफ में हर चीज़ तो आपके माइंड से ही चल रही है, सोच से ही तो सब कुछ हो रहा है। मैं सोचूं मैं अच्छी हूँ,
मेरी लाइफ मैं उसी हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करूंगी। मैं सोचूं मैं अच्छी नहीं हूँ तो भी ऐसे ही होगा। मैं बोलूं राहुल मुझे अच्छे नहीं लगते, अब मेरा बिहेवियर भी तो वैसे ही होगा। एंड नॉट जस्ट बिहेवियर, माई बॉडी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। राइट, अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगता है तो हमारी बॉडी कितनी टाइट हो जाती है, हम उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। राइट, या हम इधर उधर शिफ्ट करने लग जाएंगे कि मैसेज दे रहे हैं हम कि यार हम अनकंफर्टेबल हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि माइंड और बॉडी बिल्कुल अलग अलग है, और लोगों को ये लगता है। ठीक है, सो वन एवरीथिंग कनेक्ट्स। मन सही रहेगा, आपका आपका सोच सही रहेगी, तो बाकी सब चीजें भी आप सही से अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। जैसे आपने एक टर्म यूज करा, सेल्फ लव। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ ओनली, बट सेल्फ लव is not bubble baths. It is not just practicing some affirmations, I love myself, I am great, universe loves me, and all those affirmations are great, but khali yahi nahi hai. Self love is not only dressing well and taking care of yourself, pampering yourself कि हम छुट्टी ले लें, हमें थकान हो रही है तो those are small small components, but as a mindset, this is not self love. Actual self love is a proper healthy relationship with yourself, कि आपके अपने प्रति सोच क्या है, आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में कंडक्ट करना चाहते हैं, क्या एंटरटेन करते हैं अपनी लाइफ में, आपका अपनी लाइफ की तरफ विजन क्या है। सो इट्स अ वेरी डीप रूटेड कॉन्सेप्ट। एंड सेल्फ लव एक्चुअली मेरी नज़र में इट्स योर सेल्फ एस्टीम, इट्स योर सेल्फ वर्थ, कि आप अपने आप को बहुत लेमन भाषा में अगर मैं ये बोलूँ कि आप अपने आप को किसी लायक समझते भी हैं या नहीं। क्योंकि मैं आज अपने अपने आप को अच्छे से ड्रेस कर रही हूँ, मैं ब्रेक्स ले रही हूँ एंड आई एम पैम्परिंग माई सेल्फ, बट माई कॉन्स्टेंट थॉट इज पर यार तुम हो कौन, तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं, एक गलती हो गई और अब मेरा एक पूरा चेन ऑफ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। वो सेल्फ केयर का फायदा क्या हुआ? क्योंकि अब तो आपकी बॉडी पूरा एक स्ट्रेस रिएक्शन में चली गई, आप अपने बारे में अच्छा सोच नहीं रहे हो, इसी सोच के साथ आप अपने रिलेशनशिप्स में भी जाओगे, तो वो 2 घंटे की पैम्परिंग से क्या हुआ? सो सेल्फ लव इज एक्चुअली द आइडियाज, ओपिनियंस, बिलीव्स दैट you have about yourself, whether they are healthy for you, your relationships, your overall life or not. तो वो खाली ऐसे अच्छे से प्रेजेंट करने से नहीं होता, but that's what social media tells you. Right, right. Thank you so much for simplifying this concept. I know it's very intertwined, but thanks for simplifying. And जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था उसके पहले होप यू रिमेंबर हम बात कर रहे थे कि काउंसलिंग और थेरेपी वॉट एवर वी कैन से इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि किसी ने कुछ बोला, अपनी प्रॉब्लम बताई, इश्यूज़ हमने उसको सुना और कुछ सॉल्यूशन बता दिया. दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग, प्रोसेस ऑफ मेंटल कनेक्ट, एंड इसमें काफ़ी सारी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो इस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाना चाहें कि व्हाट एक्चुअली इज़ द वर्क ऑफ अ थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि हम जाएंगे, एक रूम होगा, उसमें 2 लोग बैठ के बातें कर रहे होंगे, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और मुझे सॉल्यूशन क्विक फिक्स मिल जाएगा. बट एक्चुअली क्या एनर्जी एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग दोज सॉर्ट ऑफ थेरेपी सेशंस? एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप, बिकॉज ये बहुत सुनने को मिलता है और ये एक्सपेक्टेशन भी लोग लेकर आते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, करियर अच्छा नहीं जा रहा, या मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अब आप मुझे बता दो क्या करना है। तो दे एक्सपेक्ट कि जैसे डॉक्टर के पास एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है ना कि ये दवाई खा लो, ये खा लो, ठीक है 10 दिन का पूरा कोर्स है, ये कर लो, 10 दिन के बाद आना, यू विल बी ओके। That's the mindset that people carry when they think about therapy, कि क्या कर लेगा था। और एक्चुअली लोग बोलते भी हैं ये। इनफैक्ट कल ही शायद मैं कोई एक इंस्टा पे एक रील आई थी where there's a famous senior actress, she made this statement कि किसी ने उनको उनके लाइफ के एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड में ये बोला that you should seek a therapist, speak to a therapist, क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी and it had been a month and she'd gone through a crisis, and her statement was क्या कर लेगा थेरेपिस्ट? वो बोलेगा योगा कर लो, मेडिटेट कर लो, स्ट्रांग बनो, आई एम स्ट्रांग, मैं खुद कर लूंगी, कुछ नहीं होते थेरेपिस्ट। और मुझे बहुत मज़ा आया ये सुन के, क्योंकि लोगों को सच में नहीं पता कि थेरेपी में होता क्या है। द मिसकंसेप्शन इज दैट द थेरेपिस्ट विल गिव यू रैंडम एडवाइस लाइक डू सम डीप ब्रीदिंग, डू सम योगा, जर्नलिंग, एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ एक्चुअली में थेरेपी इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इफ
look at the amount of studying and training that a therapist goes through. हम लोग की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है. It's exactly like how people train themselves to become a doctor. सालों की पढ़ाई लगती है. What are we studying? We are studying how the human mind works. How does the body's physiology get impacted? ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज का चक्कर क्या है, उसका बिहेवियर से लिंक क्या है, बहुत बारीकी से. पहली बात तो हम ये समझते हैं बहुत साइंटिफिक प्रोसेस में देर इज रिसर्च, देर आर एक्सपेरिमेंट्स. जो ये सब चीज़ें हम MBBS में एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या हो रहा है, हम भी वही सब कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स फ्रॉम अ माइंड पर्सपेक्टिव. अब एक थेरेपी सेशन में या थेरेपिस्ट का एक्चुअल फिर काम क्या है, इन सब ट्रेनिंग्स को साथ में लेकर आना टू हेल्प अ पर्सन आइडेंटिफाई व्हाट इज नॉट गोइंग राइट, वेयर आर द सिम्टम्स कमिंग फ्रॉम. हमारा काम प्रिस्क्रिप्शन देना नहीं है, बल्कि आपको ये हेल्प करना है समझने में कि आपको जो तकलीफ हो रही है वो क्यों हो रही है. हाँ, रूट कॉज क्या है. ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा एक्सप्लोरेशन लगता है, बात करते हैं हम, अलग अलग एंगल्स एक्सप्लोर करते हुए फिर हम ड्रिल डाउन करते हैं कि रूट कॉज या कॉजेस क्या हो सकते हैं. थेरेपी हेल्प्स यू टू रेगुलेट योर इमोशंस. यानी कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझसे, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी पर मैंने बोल दिया, ठीक है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है. जब भी मैं सिचुएशन में जाती हूँ या जाता हूँ तो कुछ तो ट्रिगर हो जाता है. आजकल ये ट्रिगर वर्ड भी लोग बहुत ऐसे लूजली यूज करने लगे हैं कि चलिए ठीक है, ट्रिगर हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है. सो थेरेपी इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. It's helping you to become aware of and change your limiting beliefs. यानी कि वो thought processes, deeply rooted ideas आपके बारे में, दुनिया के बारे में, रिश्तों के बारे में, जो आपके ही आड़े आ रहे हैं और आपके symptoms को maintain करके रख रहे हैं. Obviously, because we also understand how the human body is functioning from a physiological level, we are also helping people to deal with symptoms like anxiety, depression, not being able to sleep. हमारा काम मेडिकेशंस के थ्रू नहीं है, वो उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, राइट. बट हमारा काम है थॉट लेवल पे, इमोशनल लेवल पर ये समझना कि ये सब चीज़ों का इंटरप्ले हो कैसे रहा है. वो जो इतनी बड़ी गुत्थी होती है उसको एक एक करके कैसे सुलझाना है, वो एक थेरेपिस्ट का काम है. Advice देना is a small part of it, and it doesn't happen all the time. Human behavior is so dynamic, it is so complex. एक advice से क्या होगा. And another nuance is a lot of people know what they need to do. मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे पता ही तो है कि मुझे सोना है. अगर अवेयरनेस ही काफ़ी होती तो फिर हम लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते. क्योंकि पता होने के बावजूद भी तो लोग नहीं कर पाते चीज़ें, वो करियर शिफ्ट्स नहीं ले पाते. दे आर स्टक इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इवन व्हेन दे नो इट्स टॉक्सिक. व्हाई आर दे स्टिल देयर, right? Why am I not being able to make that big shift in my life even though I know I need to do it? नहीं हो पा रहा है. तो ये सब चीज़ों को आपसे, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालने के लिए ही तो थेरेपी बनी है. जर्नलिंग, योगा, मेडिटेशन, these are tools and techniques that are used. These are not therapy alone. And क्योंकि लोगों को पहली बात अवेयरनेस नहीं है, इस तरीके की बातें होती हैं. एंड दूसरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है when it comes to specifically for therapy. People don't resist therapy because of therapy or the therapist themselves. They resist it because of their own fears. हम खुद के साथ ही वल्नरेबल नहीं हो सकते हैं. हमें खुद को ही एडमिट नहीं करना है कि हाँ हमें दिक्कत हो रही है, हम किसी दूसरे के आगे क्या बोलेंगे जाकर. और ये एक बहुत टफ पार्ट होता है ये बोलना कि शायद मुझसे ये नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरी मदद कर दो. और ये भी हमारी कंडीशनिंग से ही आता है. लैक ऑफ सेल्फ एक्नॉलेजमेंट. हम उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, सो देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ सीकिंग हेल्प. ये लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज अ फेज, मेरी लाइफ में मुझे सफ़र होना है, टाइम होगा निकल जाएगा. दे कम टू दैट एस्ट्रोलॉजी वाला एस्पेक्ट कि यार माई सफरिंग पीरियड इज गोइंग ऑन और इसके बाद अपने आप ही ठीक होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता. एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली सेड. क्योंकि यही होता है. और इसमें वही बात आ जाती है कि हमारी कंडीशनिंग, हम क्यों सोच रहे हैं ऐसे, क्योंकि बचपन से तो स्ट्रांग बनो, रोना नहीं है, अरे इससे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि यू नो दे मस्ट बी वीक और समथिंग. तो हमें किसी को नहीं दिखाना ना कि हमसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जजमेंट आएगा. वो जजमेंट से ही खुद को बचाने के लिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डजंट
गेट स्टे लिमिटेड टू जस्ट पीपल, हम भी अपने आप को यही जजमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम जो नेसेसरी है जो चीज़ करना हमारी ग्रोथ के लिए, हम वो नहीं करेंगे। हम अपने में ही उलझे हुए हैं, क्यों बताएं हम किसी को कि हमसे नहीं हैंडल हो रहा है, हमारा ही जजमेंट है ये। Correct. एंड लोग लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, क्विक फिक्सेस पे चले जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, these are great tools. I also personally believe in them. I love these. But कोई भी चीज़ मतलब ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अपनी जगह है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी की अपनी जगह है, थेरेपी की अपनी जगह है। ये मिक्स नहीं हो सकता। ये हम इनको एज क्विक फिक्सेस तब लेना शुरू करते हैं जब हमें डीपर वर्क नहीं करना, हमें अपने अंदर झांक के नहीं देखना कि यार अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर हमें बदलना क्या है। मिनिमम डिस्कम्फर्ट के साथ हमें मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, वो पॉसिबल है ही नहीं ह्यूमनली। एंड इससे मुझे याद आया, देयर वाज दिस वन एस्ट्रोलॉजर काफ़ी साल पहले दैट आई हैड कनेक्टेड टू। उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया, मतलब उनकी बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। ही सेड दैट एस्ट्रोलॉजी इज प्रॉबली 30% ऑफ योर लाइफ, 30 to 40% ऑफ योर लाइफ, बट 70 to 80% और वट एवर, अ लार्ज चंक इज वॉट यू डू विद योर लाइफ। जो कर्म आप कर रहे हो उससे आपकी लाइफ डिटर्मिन हो रही है, क्योंकि कई बार लोगों की कुंडली में लिखा कुछ होता है, ठीक है, फिर भी करते तो वो कुछ और ही है ना। ये क्या है? अगर एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ें इतनी ही ज़्यादा डेफिनेटिव होती, तो फिर लोग इन्हीं के हिसाब से ना चल रहे होते। ब्लूप्रिंट मिल जाता कि इस समय पे ये करो, अपना कोई दिमाग क्यों ही लगाता। बट चॉइस एग्जिस्ट। सो आप अपनी लाइफ में अपने कर्म आज कर रहे हो, आप चॉइसेस आज ले रहे हो, तो उसमें क्विक फिक्सेस का कोई बहुत ज़्यादा रोल रह नहीं जाता, इवन दो दीज आर ग्रेट टूल्स। Right. And Navni, let's shift gear and if we can discuss some use cases. So, for example, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी प्रैक्टिस में जो आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं, जो लोग आपसे हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उनको डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, और कुछ ओल्ड एज लोग भी हो सकते हैं, राइट, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स। सो आज की डेट में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मुझे बताएं, ये परसेंटेज क्या है, कहाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अवेयरनेस लेवल, राइट, वो किस एज ग्रुप में लोग सबसे ज़्यादा अवेयर हैं, दे आर एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट दैट दे नीड सम हेल्प, दे नीड सम फर्दर लाइक क्लिनिकल गाइडेंस। सो वो आप अपने एक्सपीरियंस अगर मुझे बताएं, देन आई विल गो टू सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। श्योर। सो आई एम नॉट वेरी गुड विद नंबर्स, सो मैं Just a random परसेंटेज नहीं दे percentage, yeah, पाऊंगी, not बट मैं exactly. ये ज़रूर बोलूंगी कि देखिए, एवरी एज ग्रुप दैट यू हैव मेंशन, राइट, दे ऑल हैव प्रॉब्लम्स इन सम एरिया और द अदर। हेल्प की जहाँ तक की ज़रूरत है, देखिए एक्सरसाइज की ज़रूरत तो सभी को होती है ना, बच्चे को भी होती है, बूढ़े को भी होती है, बस उनके स्टेज और बॉडी कंडीशंस और उन सब के हिसाब से तरीका थोड़ा बदल जाता है। राइट, स्कूल हाँ, गोइंग इंडिविजुअल आएगा, उसकी अपनी सेट ऑफ 2-3 एग्जैक्टली, प्रॉब्लम्स होंगे, वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एंड यू नो इट एग्जैक्टली, बेटर। एग्जैक्टली, राइट। सो जैसे हम कह रहे हैं कि मूवमेंट सबके लिए, खाना सबके लिए, मदद सबको लगती है, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाती है बेस्ड ऑन कि आपको आपकी स्पेसिफिक दिक्कत क्या है। तो आज की डेट में तो हर किसी को कोई ना कोई दिक्कत चल ही रही है। हम ये नहीं बोल सकते कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों को नहीं है, बिल्कुल है। बच्चों को माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिहेवियरल दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल में इतनी दिक्कत हो रही है, एंड द प्रेशर स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज। सिमिलरली व्हेन वी लुक एट द एल्डरली पॉपुलेशन, दे ऑल्सो हैव देयर ओन स्ट्रगल्स। प्रॉब्लम ये है कि वो बता नहीं पाते, ठीक है, या उनके पास सुनने के लिए कोई नहीं होता है, उस सपोर्ट सिस्टम की दिक्कत हो जाती है। बट जेरियाट्रिक पॉपुलेशन ऑल्सो हैज देयर ओन स्ट्रगल्स, नॉट जस्ट हेल्थ इश्यूज, दे आर ऑल्सो लोनली। अगर सब काम के लिए मान लीजिए निकल गए, आज घर में कोई है ही नहीं, तो वो बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे? कई बार फैमिलीज ही सपोर्ट नहीं करती हैं, तो लोग होते हैं घर में लेकिन उसके बावजूद भी किसी की बन नहीं रही है। तो क्या इससे किसी की मानसिक स्थिति पे असर नहीं पड़ेगा? क्या माँ बाप को मानसिक तनाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अर्ली करियर प्रोफेशनल्स या 25 to 50 की एज ग्रुप में हम देख लें, हमें पता है कि यहाँ पर कितने ही चैलेंजेस हैं। पेरेंटिंग, करियर, रिलेशनशिप्स, हर तरीके का चैलेंज है। ये वाला एज ग्रुप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, देयर आर मल्टीपल इश्यूज टू टैकल विद एंड यू हैव टू डील एवरीथिंग ऑन योर ओन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज द हाँ, दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी। एब्सोल्युटली, बिकॉज सी 25 to like 50 वाला ये जो हमारा एज ग्रुप है, हमारी मैक्सिमम ग्रोथ और एवोल्यूशन तो यही हो रहा है ना। अगर हम साइकिल पे देखें तो ये तो हमारा पीक है, उसके बाद हम डिक्लाइन करना शुरू करते हैं। सो एवरी एज, एवरी स्टेज विल कम अप विद देयर ओन इश्यूज।
तभी मैं आपको बोल रही थी कि मैं परसेंटेज नहीं दे पाऊंगी, और मुझे वैसे भी नंबर समझ में नहीं आते हैं, तो मुझे नहीं बात करनी है, राइट. बट दिस एज ग्रुप, yes, has a lot of complexities because we are developing and evolving. सो अलग अलग किस्म के चैलेंजेस हैं. आज के डेट में हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स आर एट देयर पीक, राइट. ये एक अब मतलब एक सोसाइटी भी जिस तरीके से इवॉल्व करती है, आप देखोगे कि कुछ चैलेंजेस ऐसे होंगे जो हमें सोसाइटल लेवल पे फील कर रहे होंगे. दैट्स व्हाई आई ब्रॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट. उसमें हर इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए तो स्ट्रगल कर ही रहा है. फैमिली डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है. अब कभी हम हैंडल कर पाते हैं, कभी हम नहीं कर पाते. बस अब मुद्दा ये है कि हम जब इस स्टेज पे आ गए कि हमसे हो नहीं रहा है, हम तब क्या करेंगे? हम डंडे मार के अपने आप को फोर्स करेंगे कि नहीं तुम करो, नहीं तो तुम वीक हो जाओगे, या हम एक्सेप्ट करेंगे दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, we are going to feel and fall weak at some time. We will lose strength. We will not have adequate mental, emotional, behavioral resources, knowledge to know what is the next step. And that is why we need to be open to taking support. Problem क्या है उसमें? और एक एस्पेक्ट थोड़ा सा और मैं आपसे डिटेल में समझना चाह रहा हूँ. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल गोइंग और मे बी टीनेजर्स. स्कूल में, घर में, और सबकी एक्सपेक्टेशन होती है दे शुड मैनेज देयर इमोशंस. बट यू नो इट, ये सबसे डिफिकल्ट होता है एट दैट एज कि अपने इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल, मैनेज, आप उसको कुछ भी टर्म कह सकते हैं. सो जब आपके पास अगर कोई इस एज ग्रुप का कोई टीनेजर आता है एंड वो आपसे ये समझना चाहता है कि मैं अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करूं, कैसे रेगुलेट करूं, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? आप क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, एडवाइस या जो भी थेरेप्यूटिक वर्क रहता है, वो तो फ्रेमवर्क्स आर स्टैंडर्ड बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे. जस्ट वो एज और स्टेज के हिसाब से ऑफकोर्स हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स बदलते हैं. इंटरेस्टिंगली जब घरों में अगर हम ये, जैसे आपने बोला कि एक्सपेक्टेशन है कि अपने आप बच्चों से कि अपने आप को हैंडल करो और मैनेज करो, मेरा सवाल माँ बाप से है कि आप इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में क्या जानते हैं? आप कितना अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं? नॉट कंट्रोल, नॉट सप्रेस कि मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, या मुझे गुस्सा आया तो मैंने पीक पे निकाल दिया, ठीक है. बीच में भी कुछ होता है जहाँ पे हम ठहराव के साथ अपने ही इमोशंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है. क्या सिर्फ चिल्ला देना एक ही ऑप्शन है, या कैन आई बैक ट्रैक एंड आस्क माई सेल्फ कि इस सिचुएशन में व्हाट डज माई चाइल्ड नीड, राइट. कैसे मैं अपनी बात उस तक पहुंचाऊं जिससे कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम और हमारा रिलेशनशिप भी डैमेज ना हो. इतनी गहराई में तो माँ बाप खुद नहीं सोचते, पर वो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा एकदम प्रिम, प्रॉपर और परफेक्ट रहे. तो सबसे पहले तो घरों में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. अब आपका दूसरा सवाल कि करना क्या चाहिए. आप चाहे 4 साल के हैं, 14 साल के हैं, या आप 44 साल के हैं, इमोशनल मैनेजमेंट नीड्स टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द टाइम एक्चुअली वी आर बॉर्न. तो घर में जब बच्चा पैदा होता है वो तो तभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए. एंड इट गोज बोथ वेज. पेरेंट्स मतलब अडल्ट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है. तभी वो बच्चे पे पास ऑन कर पाएंगे. तभी उनकी एक्सपेक्टेशन 14 या 15 साल पे ना खरी उतरेगी कि बच्चा कुछ समझ पा रहा है, कि उसको समझाने वाले हम अडल्ट्स हैं. हम नॉर्मली क्या करते हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, वी ट्राई एंड कंट्रोल, वी ट्राई एंड सप्रेस, कि नहीं दिखाना नहीं है, रोना नहीं है, हम सैड हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं बोलना है, या गुस्सा आ रहा है तो निकाल दो. वी ट्राई टू डिनाई दैट नो नो दिस इज नॉट व्हाट आई एम फीलिंग, राइट. और एट द एंड वी विल एक्सप्लोड. हम नॉर्मली यही कर रहे होते हैं. बच्चे भी यही करते हैं, बड़े भी यही करते हैं. दैट्स नॉट व्हाट नीड्स टू बी डन. What needs to be understood is that number one, emotions are data. ठीक है. जैसे आपके घर में बिल तो आता ही होगा, सभी के घरों में बिल आता है, ठीक है. अगर आपका मान लीजिए कोई बिजली का बिल, पानी का बिल पिछले महीने से 2,000 रुपये ज्यादा आया, आप क्या मतलब निकालेंगे उसका? यूसेज है, यूजेज है. फिर आप क्या करेंगे? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से. तो अगर आपको लगता है कि नहीं बट मेरा यूजेज ठीक है, मतलब देन यू वोंट बॉदर अबाउट इट, राइट. यस, कि- एक्सेप्ट कर लेंगे. एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मे बी अभी ज्यादा हो रही है खपत, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, राइट. सो आइदर यू आर गोइंग टू चेंज और यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट.
You have come to this conclusion after analyzing the data, right? Right. Emotions are the same. तो अगर मुझे इस समय, मान लीजिए राहुल ने मुझसे खराब से बात की, ठीक है, अब मुझे रोना आ गया, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं वीक हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, या मैं अपने आप को पहला रोने का मौका दूं, मुझे बिल देखना तो पड़ेगा ना, ये है मेरा बिल, ठीक है। अब मुझे अपने आप से ये सब समझ रखनी होगी कि पर मैं रोई क्यों, क्या हुआ ऐसा। हाँ, मे बी राहुल ने जिस तरीके से मुझसे बात करी वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये भी अब मेरे पास डेटा है, ठीक है। नाउ आई हैव टू चूज एन एक्शन, व्हाट डू आई वांट टू डू। क्या राहुल की बात सही थी? हाँ, मतलब मुझे समझ में आया उन्होंने ऐसे क्यों रिएक्ट करा, ओके। और नहीं, जो भी था, राहुल को मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई डू समथिंग अबाउट इट, सो नाउ आई एम एक्टिंग ऑन दैट डेटा। whatever I choose now action will depend on कि मेरा और राहुल का रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, सिचुएशन की डिमांड क्या है। इतनी बारीकी में बताइए कौन घर में सोचता है, हमारा दिमाग ही जोन आउट हो जाता है। और आई किड यू नॉट, कितने बार ऐसा हुआ है सेशंस में जहाँ लोगों ने ऐसे कमेंट्स करे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तो मैं काम कब करूं। पर आप काम में तो इतना डेटा एनालाइज कर ही रहे हो क्योंकि आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये कह रहे हो कि आपकी वेलबींग और आपकी रिलेशनशिप वेलबींग, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, सिबलिंग हो, पार्टनर्स हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है? तो आप थोड़ा सा समय निकाल के डेटा एनालाइज नहीं कर सकते कि गड़बड़ हो रही है तो कहाँ हो रही है, हमें अपने तौर तरीकों में क्या बदलने की जरूरत है। और कभी आपको कभी आप किसी टीनेजर को काउंसिल कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ा है, नॉट ऑन द सेम सेशन बट अलग से आपको उनसे कभी बात करनी पड़ी हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा करना होता है? पड़ता है। अगर अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे को जो तकलीफ हो रही है, एंड ऑफ कोर्स विद द चाइल्ड्स कंसेंट, कि अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उनके बिहेवियरल इश्यूज की वजह से, घर के माहौल की वजह से, जो ज़्यादातर होता है, बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। क्योंकि एक बच्चा 14 साल का, 15 साल का, 13 साल का क्या कर लेगा ऐसा? हम उनको ऐसा क्या ही बता देंगे कि वो जाके अपने माँ बाप को बदल दें, वो नहीं हो पाता पॉसिबल। तो अगर हम बच्चों के डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो दैट इज लार्जली हैपनिंग इन अ फैमिली यूनिट, इसीलिए फैमिली को इन्वॉल्व करना जरूरी है। लेकिन अगर बच्चा 18 एंड अबव है, देन इट्स नॉट अ चाइल्ड एनीमोर। 18 पे यू आर एन अडल्ट। तो 18-19 के अगर लोग आते हैं, तब वहां पर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की फ्रैंकली नीड नहीं है, अनलेस दे से एंड द पेरेंट्स आर आल्सो, यू नो, वी कैन सी कि डैमेज नहीं होगा। राइट। एंड आपने दूसरा जो एस्पेक्ट है जो आजकल सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दैट इज़ देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करना है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। आपके एक्सपीरियंस में आपके पास जब ये सिचुएशन, आई एम श्योर वो तब आते होंगे जब अगेन पानी सिर के ऊपर वो सूखी सिचुएशन। कि अब बता दो मैं रहना या निकलना है ना, अब मैं तुम्हें आधे घंटे में कैसे आई बताऊं। नीड द डेटा। एग्जैक्टली सो द थिंग इज कि I'll again break this in two parts. पहला, टॉक्सिसिटी वर्ड ना ऐसे एकदम टॉफी चॉकलेट्स की तरह सब जगह सबके पास है। थैंक्स टू सोशल मीडिया। एग्जैक्टली कि उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, उसने 2 घंटे मेरा फोन नहीं उठाया, वो टॉक्सिक है, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट टॉक्सिक, every relationship is not necessarily toxic, okay। first, toxicity के कुछ हम, मतलब देर आर सर्टन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि इट इज टॉक्सिक। जहाँ पे गैस लाइटिंग हो रही है, मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल, यू नो, सच में आपको आपको मानसिक और इमोशनल रूप से, फिजिकल रूप से आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस, हार्म हो रहा है, एक्चुअल में ये है, ठीक है। अब टॉक्सिक का एक दूसरा मतलब भी है जो मेरी नजर में ये है कि एनीथिंग विच, एनी रिलेशनशिप, एनी इक्वेशन विच इज नॉट गुड फॉर यू, उसमें ये खराब एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, अब्यूज हो, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जो आपके लिए सही नहीं है, आप शायद कंपैटिबल नहीं हो, ठीक है, आप लोग में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपके लाइफ के विजन्स अलाइन नहीं है, then that is incompatibility, it is unhealthy for you, you still need to make a choice, but you can't throw the label toxic everywhere। अब इसमें करना क्या चाहिए? प्रॉब्लम ये भी हो रही है, और हमेशा से ही थी, जो एक्चुअली अब और सरफेस हो रही है, पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट अ रिलेशनशिप मीन्स। आपने सुना भी होगा और लोग बोलते भी हैं कि पर रिश्ते में तो ऐसे ही होता है, अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया,
पर ये तो घरों में होता ही है ना, हर रिश्ते में ऐसा होता है। तो हमने सफरिंग, बैड बिहेवियर्स इन एंड ऑब्वियसली व्हेन दे रीच अ लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, हम नॉर्मलाइज तो फिर कर ही रहे हैं ना। नॉर्मलाइज भी कर दिया, एंड most of the people they don't have a better sense of what is negotiable and non negotiable, right? तो वो क्लैरिटी भी नहीं है, एंड वो सिर्फ हम कह नहीं सकते कि सिर्फ ये हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, सोसाइटी ने ये सारे नॉर्म्स बनाए हैं, बट अगेन इट्स अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस। आपको अगर आपने वो फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो चलता है, देन देयर विल बी अ डिफिकल्ट पाथ। एग्जैक्टली। एंड जैसे आपने टर्म यूज किया नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स इन अ रिलेशनशिप, मोस्ट पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द टर्म्स नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स, राइट? ये तो अब सुन लिया, पढ़ लिया, कुछ आपके पास कहीं से ये नॉलेज आई तो आज आप ये वर्ड यूज कर जी। पा रहे हो, बट बहुत लोगों के पास ये वोकेबलरी ही नहीं है। एंड द फैक्ट इज कि लोगों को शादी समझ में आती है, ठीक है, लोगों को वो बड़े बड़े रिचुअल्स और वो ट्रेडिशन समझ में आते हैं, बट एक रिश्ता कैसे निभता है विद और विदाउट शादी, इसकी अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं है। उसके बाद जब आप एक सिंगल यूनिट बन गए हैं, इंडिपेंडेंट, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिविजुअल और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट टाइम श्योर आता है हमेशा। एग्जैक्टली। देखिए ये सारे टर्म्स हम काम के लिए यूज कर सकते हैं ना, कि Right, काम में right. ये एजेंडा, Yes, ये yes. तुम्हारे केआरएस हैं, ऑफिस ठीक में है? है, वी कैन मेक अ रेसी मैट्रिक्स कि भाई दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर दीज मेनी थिंग्स, बट जब ये पर्सनल रिलेशन में आती है तब चीजें कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप्स में लोग ये टर्म्स ही नहीं यूज करते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक यू यूज्ड अ ब्यूटिफुल वर्ड कि दिस पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर दिस। रिलेशनशिप्स में भी अकाउंटेबिलिटी होती है। यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर थॉट प्रोसेस, फॉर हाउ योर बिहेवियर, योर थॉट्स, इवन योर लाइफ चॉइसेस आर इम्पैक्टिंग योर पार्टनर। Absolutely. तो आप ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज अब हम एक रिश्ते में हैं तो अब तुम खूंटे से बंध गए हो, अब मैं जहाँ जाऊंगा या जहाँ जाऊंगी तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, या तुम्हें भी अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपनी एक सोच रखते हैं, रहन सहन का तरीका रखते हैं, दूसरा जना भी तो वही रखता है। रिश्ते में साथ आने का मतलब ही तो यही है कि हम दोनों इंडिविजुअल्स मिलकर एक थर्ड एंटिटी विच इज अ रिलेशनशिप, विच इज यू प्लस मी इक्वल्स वी। अब हम ये वी कैसे बनाएंगे? इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, मतलब एज अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, कि रिश्ते में हम फील कैसा करना चाहते हैं, हमें किस तरीके का पार्टनर चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ फुलफिलिंग लगेगी। कौन सोचता है इतनी डिटेल में? कोई नहीं सोचता। लोग बस ये कहते हैं मेरी उम्र हो रही है, मेरी शादी नहीं हुई। उम्र हो गई या बायोलॉजिकल क्लॉक निकलने वाली है तो चलो मैं शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और वट एवर इट इज, राइट? उसके बाद दे आर वंडरिंग ये हुआ क्या। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, बाद में पता नहीं क्या हुआ। तो जब शुरू में अच्छा चल रहा था, आपने गाड़ी एकदम स्पीड से भगा दी, अब आप कहाँ पहुंचे आपको पता ही नहीं। आपने किसी भी पॉइंट पर असेस किया कि आपका डेस्टिनेशन क्या है? नहीं। आपका जो गाड़ी जो भी चला रहा है, आप भी पैसेंजर सीट पे बैठे हो, आप राइड एंजॉय कर पा रहे हो, बातें कर पा रहे हो एक दूसरे से, डायरेक्शन एक दूसरे को दे पा रहे हो, या कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है? और ज्यादातर रिश्तों में यही हो रहा है। Got it. एंड तीसरा जो एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ इज अबाउट कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इन कॉर्पोरेट सेटअप, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन वही डिसिप्लिन, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है। तो एज अ प्रोफेशनल एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में एक इंडिविजुअल को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक सक्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं कि आपको उस प्रोफेशनल सेटअप में अगर सक्सेस चाहिए, डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट, बट इन जनरल तो किन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो वील गो बैक टू कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, लाइक व्हाट इज योर इंटेंशन फॉर योर सेल्फ इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ, एंड हियर मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम द करियर दैट यू वांट, राइट? तो आपको काम पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप काम की रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और आप कितना इन्वेस्टेड हो अपने काम में। लाइक everybody is working, right? But not everybody is invested in the work that they are doing. For some it's just the salary at the end of the month, right? It's just those responsibilities, but काम में मन नहीं है। अगर कोई इंसान ग्रो करना चाहता है, सो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ काम के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों आपको लेकर ही चलना पड़ेगा, राइट? तो किस तरीके से आपको अपने नॉलेज रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, नेटवर्किंग इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड नेटवर्किंग के लिए भी अगेन यू हैव टू ऑपरेट विद अ सेंस ऑफ
अ गुड सेल्फ एस्टीम इज इम्पॉर्टेंट। वहीं से आपकी इमोशनल रेगुलेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग, आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ वहीं से आता है। वर्क प्लेस में तो हमारे पास पचासों ट्रिगर्स होते हैं, कभी सीनियर ने कुछ बोल दिया, कभी मीटिंग में कुछ ऑफ चला गया, राइट? सो इमोशनल रेगुलेशन इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सो तभी कॉर्पोरेट्स में बात भी होती है फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट इट नीड्स टू गो बियॉन्ड अ सर्फेस लेवल कॉन्वर्सेशन कि हमने कॉन्सेप्ट समझ के छोड़ दिया। इट्स समथिंग दैट यू डू डे इन एंड डे आउट। तो उस तरीके से अगर नॉट नॉट जस्ट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, बट इफ एवरी इंडिविजुअल इज इन्वेस्टेड इन देयर ओन वेल बीइंग, द डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर लाइफ विल स्टार्ट टू ग्रो। जब आप ही खुद में इन्वेस्टेड नहीं हो, अपने से भगवान भरोसे, बॉस के भरोसे, समय के टाइम पे भरोसे छोड़ रखा है, तो आप कैसे ही आगे जा पाओगे? एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ टुडेज डिस्कशन, मैं दो चीज़ों के बारे में आपसे थोड़ी और डिटेल पूछना चाहूँगा। फर्स्ट इज़ यू आर द फाउंडर ऑफ आई एम पावर्ड। उसके बारे में आप, क्या उसका विजन है एंड आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्या यूनिक कर रहे हैं? एंड सेकेंडली अबाउट दिस ब्यूटीफुल बुक टाइम टू कम होम। जी। आई एम पावर्ड के थ्रू मुझे नहीं पता कि मैं यूनिक क्या कर रही हूँ। मुझे ये पता है कि हम सब मिलके अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम मेंटल हेल्थ को समझते हैं और समझने की रोज़ कोशिश करते हैं। हमें पता है कि किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं, हाँ, कितना उसका उससे कितना नुकसान होता है, लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। हमें ये एज़ प्रोफ़ेशनल्स भी पता है, हमें ये पर्सनली भी पता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी भी जर्नीज़ सबने जी हुई हैं। क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि हमने लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतर होते हुए देखा है, हम पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं। हम यही बेहतरी आगे लेकर जाना चाहते हैं कि भई हम जितनों जितनों की भी जर्नी में हिस्सा बन सकें, हम वो करना चाहते हैं। मुद्दा सिर्फ़ ये है। अब वो 4 जने हों, वो 40 जने हों, उससे मुझे फ्रैंकली फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ बिकॉज़ प्योरली आई बिलीव इन अलाइनमेंट। तो जिसको आपके थ्रू अगर आप मीडियम हो किसी की जर्नी में, उनको 4 कदम आगे ले जाने के लिए, वो आएँगे आपके पास में। आपको बस अपने ऊपर काम करते रहना है, अपने आप को तैयार रखना है कि जब कोई आपके पास आए, आप तहे दिल से उनकी मदद किसी भी फ़ॉर्म में कर पाएँ, और अगर नहीं भी कर पाएँ, तो आप बोल दीजिए, क्योंकि वो भी एक पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि आपके दायरे में क्या आता है और क्या नहीं आता है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग एंड हीलिंग द अदर पर्सन इन सम वे। सो दैट्स ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू। वी आर हियर टू डू अ जॉब प्रॉपरली। That's all. Coming to even this book and every other book that I have, or every other endeavor that I have or we have, um, like it is to help the person in front of us become a better version of themselves, because we have done it. We keep working on ourselves every day. We want to pass on the same knowledge and awareness to the next person. ये जो किताब है, ये मेरी सारी किताबें मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा स्पेशल है। इसलिए क्योंकि दिस कैप्चर्स द एसेंस ऑफ व्हाट एवरी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स विद। हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर क्वेश्चन उठाया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा वजूद क्या है। अगर आज आपसे आपके अचीवमेंट्स, आपकी ट्रॉफीज़, आपका जॉब टाइटल, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, सब कुछ हटा दें, तो आप क्या हैं? तो मैं क्या हूँ? Very difficult to answer actually. Exactly. And that is where all of us need to go to. We are not our achievements, our status, our salary. No. हम इनमें से कुछ भी नहीं है, ये हम बनाते हैं। हम एग्जिस्ट करते हैं, हम अपना काम अच्छे से करते हैं, हमारे अंदर इनेट कैपेबिलिटीज हैं, पोटेंशियल है, तो हम चीजें जनरेट कर पा रहे हैं। वो सिर्फ हमारे लिए एक आईने का काम करती हैं कि देखो तुमने ये अच्छा काम करा, अब हम तुम्हें फॉर एग्जाम्पल ये अवार्ड दे रहे हैं, बिकॉज वी रिकग्नाइज द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग। किसी ने कोई हार्ड वर्क नहीं करा, किसी ने कोई डिफरेंस नहीं अगर क्रिएट करा, तो उसको अवार्ड क्यों मिलेगा? बहुत लॉजिकल सी बात है ना। सैलरी में इंक्रीमेंट, बोनस जो भी है, वो तो परफॉर्मेंस पे मिलता है। बिना परफॉर्मेंस के तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। हम उल्टा करते हैं, अरे मुझे बोनस मिला, मुझे आज ये XYZ एक ट्रॉफी मिल गई, इसका मतलब है कि मैं कुछ हूँ। वो वैलिडेशन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इस पे ऐसे डिपेंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने काम करा तभी सामने वाले ने आपको सराहा।
तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम दुनिया में आ गए, तो हमारी वैल्यू तो है, लाइफ़ की तो वैल्यू है ना। इसका आप क्या करते हो, ये आपके ऊपर है। Understood. Right, right. Well, thank you so much, Namni, from the entire Talking Through team. And honestly, for me, it's really fulfilling and really knowledge enhancing session. Or we definitely look forward to connect with you again, and we will discuss few of the topics which we have touched upon very briefly. उनको थोड़ा सा हम deep dive करके basis on whatever like comments and reactions we will get on this particular podcast. So look forward to meet you and talk to you again soon. थैंक यू Until then, सो thank you मच। so much. थैंक यू सो मच, इट वाज़ अ लवली कन्वर्सेशन। मुझे लगा मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई, बट ठीक है। And before we wrap up, any last word of wisdom or any advice for our audience, please go ahead. I would just want to tell anybody who wants to lead their life on their own terms, बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसे छोड़िए, अपनी वेलबींग, अपने लाइफ पाथ, अपनी ग्रोथ पे आप फोकस कीजिए, और धीरे धीरे आपके लिए रास्ते, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ खुलता चला जाएगा। क्योंकि हर चीज़ शुरू और ख़त्म हमसे ही होती है। हम जितना जल्दी ये समझ लें, उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने आप को और अपने रिलेशनशिप्स को भी कंडक्ट कर पाएंगे। Thank you so much. थैंक यू।